ये अन्याय है। जो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके जो, लोकतंत्र को समझने के लिए इस तरह समझिए कि लोकतंत्र में दल का होना, नेता का होना और दल से बल प्राप्त करके ही हल निकाला जा सकता है। इस बात को हम समझते हैं। काशीराम साहब हमें समझा गए। यहाँ समाजवादी और भाजपा समस्या, बसपा समस्या नहीं है जी। जनता ने देख लिया कि वो जो चुनाव लड़ रहे हैं उसका किसको, उनके लड़ने से किसको फायदा किसको नुकसान हो रहा है, ये देख लिया। और मेरी लड़ाई भाजपा से। सैनवान के सपने में आते हैं सचिन तेंदुलकर, तो आप समझिए कि क्यों आते हैं। तो अब चंद्रशेखर विपक्ष के सपनों में आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो नगीना लोकसभा क्षेत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुका है इन लोकसभा चुनावों से पहले। और अभी मेरे साथ जो है नगीना सीट से आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। चंद्रशेखर जी, ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, सिर्फ ना आपके लिए बल्कि आपकी पार्टी के लिए भी, और जो दलित पॉलिटिक्स है देश की या उत्तर प्रदेश की उसके लिए भी? देखिए, मैं समझता हूँ पहली बात तो हम दलित पॉलिटिक्स नहीं करते, बहुजन राजनीति करते हैं जी। और बहुजन में इस देश का हर वो व्यक्ति आता है जो वंचित है, शोषित है, जिसको दबाया जा रहा है, जिसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसको जो खतरे में है, जिसके अधिकार खतरे में, वो सब लोग इसके अंदर आते हैं। रही बात महत्वपूर्ण की, तो हर एक चुनाव, गाँव का छोटा चुनाव और बड़े बड़े हर तरह के चुनाव में महत्वपूर्ण होते हैं। आज देश में कमजोर वर्गों की बात करने वाला कोई नेता नहीं है जी। और अगर कोई है भी तो वो क्या तो जेल में है, या उसको इतने मुकदमे उसके ऊपर लगा दे गए कि वो चुप है, या सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का जो है उसको डर दिखा दिया गया, या कुछ नोटिस भेज दिए गए जिसको मजबूरी में वो चुप होकर बैठ गया। ऐसे समय में लोकतंत्र को समझने के लिए इस तरह समझिए कि लोकतंत्र में दल का होना, नेता का होना और दल से बल प्राप्त करके ही हल निकाला जा सकता है। इस बात को हम समझते हैं। काशीराम साहब हमें समझा गए। अगर लोकतंत्र में हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तो काशीराम साहब कहते हैं जिस समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं होता वो लोकतंत्र मरे हुए के समान होता है जी। आज जिस तरह से जो अवसर संविधान ने में देते हैं उनको संविधान उसको राजनीतिक शक्ति के जरिए भाजपा की सरकार कुचल रही है। ऐसे समय में हमें अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए लोगों की उम्मीद है लोकतंत्र बनी रहे, लोगों का विश्वास लोकतंत्र बना रहे। इस बात को समझते हुए हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है। और जैसा मैंने पहले कहा, चुनाव तो सभी महत्वपूर्ण है, और ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि आजाद समाज पार्टी जो आंदोलन है वो आंदोलन इस चुनाव के जरिए अपनी आवाज पार्लियामेंट में पहुंचाना चाहता है। और सर, मैं कल भी मैंने आपके रोड शो को कवर किया और आज भी शेरकोट में किया। मैंने वहाँ ये देखा कि आप लोगों से जो बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही टारगेट कर रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी और बसपा पे आप उस तरीके से तीखे हमले नहीं कर रहे हैं, उन पे सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं? एक इसका ये कारण मुझे बताइए कि ऐसा क्यों है? क्या हाँ, एनर्जी उस काम पे लगानी चाहिए जिस काम से कुछ हल हो रहा है जी। ये जो समस्या हो रही है, यहाँ समाजवादी और बसपा समस्या नहीं है जी। जनता ने देख लिया कि वो जो चुनाव लड़ रहे हैं उसका किसको, उनके लड़ने से किसको फायदा किसको नुकसान हो रहा है, ये देख लिया। और मेरी लड़ाई भाजपा से जी। मेरी लड़ाई इनसे होती तो शायद मैं इनके खिलाफ लड़ रहा होता। मेरी लड़ाई ना इनसे कभी थी ना है। मेरी लड़ाई ना इंडिया अलायंस से, मेरी लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी की सोच से है, जिस सोच ने इस देश को की अखंडता को कई टुकड़ों में बांट दिया, और जिस सोच ने जो है नौजवानों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं को झूठे वादे दिखाकर उनको जो है ठगने का काम किया। और सर, अभी देश में एक तरीके से विपक्ष जो है, विपक्ष की शून्यता है। एक तरफ इंडिया अलायंस जब बनी तो एक माहौल था कि अब कुछ होगा, लेकिन वो भी अब देखा जा रहा है कि वो काफी टुकड़ों में बटा। तो क्या आप मानते हैं कि विपक्ष का रहना इतना जरूरी है, और आप उस विपक्ष में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, पहली बात तो लोकतंत्र में सत्ता के साथ साथ विपक्ष की अहम भूमिका है। विपक्ष मजबूत होगा तो सत्ता तानाशाही नहीं कर पाएगी। आज जो सत्ता तानाशाही कर पा रही है, कहीं ना कहीं विपक्ष की कमजोरी कान कर पा रही है। और हमें तो यही नहीं पता कि कौन विपक्ष है हमारे अलावा, क्योंकि कौन आदमी कब किस पार्टी से समझौता कर ले और कब किस पार्टी का मेंबर बन जाए ये भी नहीं पता। तो मैं तो तथ्यात्मक कहता हूँ। अभी देखो जिस तरह से लोगों में भगदड़ मची हुई है, जो लोग कल तक अन्य पार्टी में थे वो भाजपा का दामन थाम रहे। इसे ये नहीं पता विपक्ष कौन है। हम तो मजबूत विपक्ष हैं। हमने सड़कों पे जितनी हमारी उम्र नहीं, इससे ज्यादा आंदोलन और इससे ज्यादा मुकदमे हमें सरकार ने इसलिए तोहफे में दिए हैं कि हमने सरकार के खिलाफ विपक्ष की भूमिका अदा की। और ये सरकार
विपक्ष की आवाज़ डरती है विरोध की आवाज़ से, इसलिए ये सरकार किसी भी हद तक गुजरती है तोड़ने के लिए, मुकदमे लगाना, जेल भेजना, और इससे भी काम चले तो फिर गोली चला देना, हर तरह के काम जो है सरकार करती है। लेकिन इन सब चीज़ों से डरने वाले नहीं है हम लोग। और जो नगीना लोकसभा है, इसमें देखा गया है कि 3 इलेक्शन हुए, 2009, 2014 फिर 2019, तीनों में ही अलग अलग पार्टी को यहाँ के लोगों ने चुना है। अब एक नई पार्टी जो है इस चुनाव में है, आपकी पार्टी जो है ASP, क्या वो फिर से बदलाव चाहेगी? और आप जिस बदलाव की बात कर रहे हैं लोगों के बीच जाके, उस बदलाव के असल मायने लोगों के लिए क्या होंगे? समाज से आप आते हैं और ये जो लोकसभा है, इसमें जो बहुजन है और जो मुस्लिम है, उसके गठबंधन के बिना यहाँ की पॉलिटिक्स थोड़ी मुश्किल होती है, तो उस चीज़ को आप कैसे साध रहे हैं ग्राउंड? देखिए, वो अलायंस तो ऑलरेडी बना हुआ है जी, क्योंकि हमने यहाँ 600 से ज़्यादा मीटिंग इंडिविजुअली मैंने की, गांव में जाके सभी समाज के लोग इकट्ठा करके भाईचारा बना के, और जो बुनियादी मुद्दे हैं और जो बेसिक स्ट्रक्चर है देश का कि आज हम किस स्थिति में खड़े हैं, आज़ादी से हम किस स्थिति में थे और आने वाले 10 साल बाद हम लोग किस स्थिति में खड़े थे, ये सारी बातें मैंने उनको समझा के उनको तैयार किया, एक भाईचारा बनाया है। तो पूरा जो कमजोर हक वंचित समाज है वो सब इकट्ठा है और वो मजबूती से, हमारा नया निशान केतली भी उनके बीच चला गया है, वो मजबूती से वोट कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज के दौर में हमें बहुत समझदारी से फैसले लेने हैं जी। जिस तरह से भाजपा के नेता बोल रहे हैं हमें संविधान को बदल देंगे, हम ये कर देंगे, तो वो उन पे अगर हमने फैसले मजबूत से लिए तो हो सकता है कि कल कोई ऐसा कानून बन जाए इसका नुकसान हमें उठाना पड़े। रही बात नगीना की, तो नगीना के बुनियादी मुद्दे को किसी ने टच नहीं किया मेरे अलावा, जैसे बाढ़ की समस्या है या खो की समस्या है, जमीन कटान की समस्या है, किसानों को मुआवजे की समस्या है, मील की समस्या है जो किसानों को समय भुगतान नहीं करती गन्ने का पैसे का, यहाँ अच्छे स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, इसलिए जनता बार बार बदलती रही। वोटेशन इसलिए चलता रहा कि जिनसे भरोसा किया, चलो भाई इनको अजमा ले, ये नहीं करो दूसरे को अजमाओ, दूसरे को ये नहीं करो तीसरे को अजमाओ, तो उन्होंने सबको अजमाया। उनकी अभी समझ में आया कि भाई जब मैंने उनको सवाल पूछे कि आपने वोट दी तो कभी आपने महसूस किया कि आपके नेता ने पार्लियामेंट में जाके आपकी समस्या की आवाज़ उठाई? वो इसलिए तो गया कि आपकी समस्या की आवाज़ उठाए, वो वहाँ सोने थोड़े गया। तो बात लोगों की समझ में आती है, वो कह रहे, वो फिर अब कहते हैं मुझसे छुटते ही कि भाई अब तक हम पे चंद्र का याद नहीं था इसलिए हम लोग भटक रहे थे, अब चंद्र का याद आ गए हैं तो अब हमें भटकने की जरूरत नहीं, हम किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे और चंद्र का याद को वोट देंगे। यहाँ जैसा मैंने आपको बुनियादी मुद्दों का जिक्र किया, यहाँ मुद्दे हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है, सड़कें, पानी, बिजली बहुत बड़ा मुद्दा है। और जैसा मैं महसूस करता हूँ जिस तरह से कानून व्यवस्था बदहाल हो गई है, यहाँ एक भी स्पोर्ट कॉलेज नहीं है, यहाँ एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ भी एक डेंटल कॉलेज नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है सिवाय गरीबों को दर्द तकलीफ में जीने के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ अगर छोटा रोजगार भी कुछ होता, कुछ उद्योग भी होते, शायद बहुत सारे लोग घर परिवार चल जाते, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं है। यहाँ तो घास काट काट के हमारी माओं को, बहनों को, जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं रहती है, परिवार रहते हैं, वो घास काट काट के पशु पाल पाल के दूध बेच बेच के घर चलाते हैं। कोई सुख सुविधा कोई वहाँ नहीं पहुंची। सभी की पेंशन, जो सरकार पेंशन का वादा कर रही थी, जो कि बहुत कम है 500 रुपए, वो पेंशन भी सबको नहीं मिल रही है और पात्रों को लाभ भी नहीं मिला आवास योजना का। तो सरकारी योजना तो सिर्फ जो है हवाई साबित हुई, जनता की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाई। तो सर मेरा अंतिम सवाल ये होगा जो मैंने शुरू में भी पूछा कि बहुत सारे जो राजनीतिक विश्लेषक वो ये मान रहे हैं इस चुनाव में, खासकर नगीना सीट में, कि जो बहुजन पॉलिटिक्स में जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, मायावती ग्राउंड से दूर होती गई और उसके बाद फिर आपका उभार हुआ पिछले कुछ सालों में, तो वो अगर आपकी जीत होती है तो वो पॉलिटिक्स में आप उस वैक्यूम को भर देंगे और एक नए बहुजन राजनीति का चेहरा बनेंगे। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या ये चीज़ें हैं? इसीलिए मुझे यहाँ सिर्फ भाजपा से नहीं लड़ना पड़ रहा जी, विपक्ष के उन पार्टी से भी जो बड़े बड़े दावे करते थे, कहते हैं भाई हम भाजपा को हराना चाहते हैं, उनसे भी लड़ना पड़ रहा है। और उनसे तो सर पहले आपसे काफी खबरें आई कि आपकी बातचीत भी चल रही थी कि अखिलेश यादव की पार्टी के साथ कि मतलब वो आपको सीट देंगे। देखो, मेरी इच्छा थी, मैंने अपनी पार्टी के लोगों को समझा के सहमत किया कि भाई हम कम सीटों पर लड़े, लेकिन हम कोशिश ये करें कि भाजपा को मौका ना मिले। उनकी कभी इच्छा नहीं रही थी कि भाजपा जो है रुके, तो हमने इच्छा दिखाई और हमने लोगों को समझा तैयार के, लेकिन अंत है वो अपनी इच्छा पे खड़े रहे कि भाई हमें तो अपने दल के बारे में सोचना है। तो उनसे क्या बात हुई अखिलेश यादव से? वो उन्होंने क्या बोला? छोड़ो, बीत गए वो दिन, और जो दिन बीत गए उन पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मुझे तो अपना मेरा काम करना है। तो आगे भी आपकी पार्टी अकेले ही लड़ेगी या कभी भविष्य में आगे देखो, अभी तो मैं फिर आपसे कहूंगा कि अभी भी हम कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के साथ ही है। इस सीट से अलग अभी हम जहाँ पे नहीं लड़ रहे, वहाँ इंडिया अलायंस के साथ ही है।
और भविष्य में कोई फैसला होगा वो पार्टी का फैसला होगा। फिर और इंडिया अलायंस में तो समाजवादी पार्टी भी है। मैंने आपसे क्या कहा, हम इस सीट पे लड़ रहे हैं, इसके अलावा हम जहाँ नहीं लड़ रहे हैं हम इंडिया अलायंस के साथ ही हैं, मतलब हम विपक्षी हैं जी। और मेरा काम तो विपक्ष को बल देना था, लेकिन उन्होंने ये बल स्वीकारा ही नहीं, तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं जो है वो वोटों के नुकसान के रूप में भुगतना पड़ेगा। अच्छा, मेरा एक अंतिम सवाल होगा कि जो बिजनौर जो लोकसभा बिजनौर लोकसभा का एरिया होता था, यहाँ से मायावती भी जीती हैं। अब उनके जो भतीजे हैं आकाश आनंद, उन्होंने अपनी पहली सभा यहाँ पर की और उन्होंने आप पे डायरेक्ट हमला किया। पहले उन्होंने कभी कहा था कि वो चंद्रशेखर आजाद को जानते भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बिना नाम लिए आप पे काफी हमले किए। आकाश आनंद की पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? ये हमारे अंदरून का बढ़ता हुआ कद है कि वो हमने जब हम क्रिकेट देखते थे बचपन में, मैंने सुना था कि सैनवान के सपने में आते हैं सचिन तेंदुलकर। तो आप समझिए कि क्यों आते हैं। तो अब चंद्रशेखर आजाद विपक्ष के सपनों में आते हैं, सरकार के में तो आते हैं लेकिन विपक्ष के में ज्यादा आते हैं जी। तो इसका मतलब आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं जो संघर्ष किया जमीन पे, अब वो वोट के रूप में परिवर्तित हो रहा है। अब उनकी राजनीतिक ताकत बन रही है, इससे बहुत अच्छे बदलाव होंगे। एक कंपटीशन खड़ा होगा, लोगों की सुनवाई होगी, लोगों की कदर होगी, लोगों की बात को नेता नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, एक मजबूत विकल्प खड़ा होगा। और आकाश आनंद के आपने भाषणों को सुना होगा, तो उसमें आपने कुछ चीजें देखी जो नोट करने वाली हो, या अगर उन पे आप कुछ कहना चाहें? मेरे पास इतना समय नहीं है कि भाई मैं किसी भी नेता का भाषण सुनूं। मेरे पास तो मेरा काम है, मैं रात को 3-4 बजे आता हूँ। अभी भी मुझे मेरी आंखों में नींद है क्योंकि मैं 2-3 घंटे मुश्किल से सो पाता हूँ, फिर सुबह उठ से भागता हूँ, लोग मिलने आ जाते हैं जी। तो अभी तो मुझसे कुछ लोग नाराज हैं कि भाई आप हमारे यहाँ नहीं आए, हम आपको वोट दे रहे हैं मगर हम कैंडिडेट को एक बार देखना चाहते हैं जी। तो मैं उनसे समझाता हूँ कि अभी रुक जाओ, चुनाव के बाद आ जाऊंगा। ये मेरी कर्म भूमि है, मैं इसको नगीना को छोड़ने वाला नहीं हूँ। और बहुत सारे लोग तो आरोप लगाते हैं कि आप सहारनपुर से आप यहाँ पर बाहरी हैं। मैंने तो प्रधानमंत्री से सीखा, जब वो गुजरात से आके बनारस लड़ सकते हैं तो मैं तो 50 किलोमीटर दूर पे हूँ। और फिर मैं आपसे कहूंगा कि आरोप उन्हीं पे तो लगते हैं जो कुछ कर रहे होते हैं। तो जनता ने सबको मौका दिया, जनता आजाद समाज पार्टी को मौका देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और सर जो समाजवादी पार्टी है उसमें देखा जाता है कि जो मुस्लिम है वो समाजवादी पार्टी को वोट देता है, पर यहाँ के मुस्लिम, कल भी मैंने बात की, वो आपकी पार्टी की तरफ रुख है, आपके चेहरे को वो देख के इस पर कह रहा है कि हम वोट करें। ये परिवर्तन क्या है? क्या मुस्लिम जो है वो समाजवादी पार्टी से भविष्य में बिखर सकता है, उसे छिटक सकता है? जनता का प्यार है भाई, जनता को जिस पे भरोसा कर ले वही सिकंदर। जनता ने उन पर भरोसा किया, उनको वोट दिया। जनता आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर भरोसा कर रही है तो उनको वोट दे रही है, लेकिन इस भरोसे को हम तो बना के रखने वाले हैं। जब तक मेरे शरीर में लोगों का आखिरी कतरा रहेगा मैं तो गरीबों, कमजोरों, किसानों, मजदूरों के लिए लड़ता रहूंगा। ठीक है, किसी भी कीमत पे। अब तो ये कहने लगा विपक्ष की चंद्रशेखर जीत जाएंगे तो भाई मंत्री बन जाएंगे भाजपा के साथ जाके। इससे इनका कहने का मतलब ये है कि भाजपा दोबारा सत्ता में आ रही। तो देखिए इनकी सोच क्या है। हाँ, वो आरोप लगाते हैं कि आपको वाई सिक्योरिटी भाजपा ने इसलिए दी है कि यहाँ पे जो वोट का जो है वो डिवीजन हो। सवाल ये है, अभी तो वोट का डिवीजन नहीं हो रहा है, आपने देखा होगा। मतलब किसान, दलित, पिछड़े, पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, जाट, गुर्जर, यादव, चौहान, तमाम जातियां हमें समर्थन कर रही है। वाल्मीकि समाज हमें समर्थन कर रहा है हमारा, और शेड्यूल कास्ट, पूरा शेड्यूल कास्ट एकजुट है और मुस्लिम समाज एकजुट है। तो मुझसे पहले सिक्योरिटी बहन जी के भतीजे को मिली और तमाम विपक्ष नेता सिक्योरिटी है। मैं तो उनसे कह रहा हूँ सारे नेताओं को छोड़ देना चाहिए, मैं तो कल छोड़ने को राजी। ये एक लेटर है जिसमें लिखा है कि आपकी जान खतरा है, इसलिए कि अभी आप बताओ भारत का कौन सा ऐसा नेता जिस पे गोली चली है पिछले 10 सालों। तो सुरक्षा किसकी जरूरत है? हमारे लोगों ने कितना प्रयास किया सुरक्षा मिल जाए। वो अपने नेता की अहमियत समझते हैं कि हमारे नेता कुछ हो गया तो हम पे तो कुछ बचेगा भी नहीं। तो जिस तरह से मेरी हत्या का प्रयास किया जा रहा है, तो अगर सरकार ने ये कदम उठाया है तो वो सोच समझ के उठाया होगा, अपना नफा नुकसान देके उठाया होगा। मेरा नफा नुकसान नहीं, अपना नफा नुकसान देके उठाया होगा। तो अच्छा, उनको मुझसे सिक्योरिटी की जगह शायद मेरे खोने से दिक्कत है, इसलिए वो तो चाहते हैं कि चंद्रशेखर रहे ना, लेकिन चंद्रशेखर ऐसे थोड़ा मरने वाला है। अभी तो भाजपा और जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ेंगे, फिर नगीना से, फिर उत्तर प्रदेश से उखाड़ेंगे, फिर देश से उखाड़ेंगे। अभी कहाँ जा रहा हूँ? इस देश में फूले साहू पेरियार अम्बेडकर के सपनों का भारत बनना चाहिए, इसके लिए हम लोग संकल्पित और संघर्ष कर रहे हैं। मतलब जो यूथ में आपको लेकर क्रेज है, तो पर उसी तरीके से उम्मीद भी जगेगी। अगर यूथ आपको सपोर्ट कर रहा है तो वो चाहेगा कि बेरोजगारी जो है उसकी वो खत्म हो, जो शिक्षा के मसले हैं वो खत्म हो। तो उन चीजों को आप नगीना सीट से कैसे मॉडल बनाएंगे? उनके लिए मैं रोज आवाज उठाऊंगा, सड़क पे भी, संसद पे भी,
तमाम प्रयास करूंगा कि बेरोजगारी पे अवसर पैदा हो। जैसे यहाँ उद्योग धंधे लगे, कुटीर उद्योग धंधे लगे, यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया लगे जिससे कि नौजवान रोजगार मिले, बैकलॉग भरे, ठीक है, नए नियुक्तियां आए सरकार डिपार्टमेंट में। इन सब के लिए मैं रोज संघर्ष करूंगा और मेरी तो इच्छा है कि यहाँ गेम्स जैसा हॉस्पिटल बने, यहाँ एक इंटरनेशनल स्टेडियम बने और स्पोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत प्रतिभा है, लेकिन वो प्रतिभा को दबाया जाता है पैसे वालों के आगे, और जो शहरी क्षेत्र है उसके आगे वो प्रतिभा कमजोर पड़ जाते हैं। तो उन प्रतिभा को उभारने का मौका हम लोग देंगे। हम पे बहुत प्लान है जी, सबको साथ खड़ा करके देश को मजबूत करने के लिए। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ चंद्रशेखर आगा।